हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ डायरेक्टिंग। और इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर का एक वीडियो करवा चुकी हूँ, एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और उसके एलिमेंट्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था, राइट। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको याद हो तो मैंने 4 एलिमेंट्स बताए थे डायरेक्टिंग के। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। आपका सबसे पहला तो होता है सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन। फिर आपका सेकंड एलिमेंट जो होता है दैट इज़ मोटिवेशन। फिर आपका थर्ड एलिमेंट जो है वो है लीडरशिप। और फिर लास्ट आपका फोर्थ एलिमेंट है कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं जो कि हमने पढ़ने थे। सुपरविजन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड नहीं है। आपका जो सिलेबस देखोगे एनसीईआरटी की तरफ, सीबीएसई की तरफ से, उसमें नहीं है ये सब। फिर हमने मोटिवेशन स्टार्ट किया था। मोटिवेशन में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने मोटिवेशन का मीनिंग वगैरह पढ़ा, फिर उसके फीचर्स पढ़े हमने, फिर इंपॉर्टेंस। उसके बाद हमने ये पढ़ा था मैस्लो के द्वारा दी गई थियोरी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थियोरी। इसमें 5 स्टेजेस उन्होंने दी हैं बेसिकली। क्या क्या है, सबसे पहले हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट फुलफिल करते हैं। फिर हमें सिक्योरिटी नीड्स चाहिए, राइट। फिर अपने को चाहिए बिलोंगिंगनेस यानी कि सोशल नीड्स। फिर अपने को चाहिए एस्टीम नीड्स और फिर फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये 5 स्टेजेस हैं जो कि इसी ऑर्डर में आपने याद करनी है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने इसके असम्पशंस पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि भाई मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है यहीं पर। इसके बाद ही हमने वीडियो खत्म कर दिया था। तो बेसिकली देखो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो मोटिवेटर्स होते हैं, मोटिवेटर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको किसी काम को करने के लिए मोटिवेट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, राइट। तो मोटिवेटर्स ना 2 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो आपके फाइनेंशियल और एक आपके नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मोटिवेटर्स या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, जिनको एक और नाम से जान सकते हो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यहाँ से हम आज का वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अब देखो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है। इंसेंटिव मतलब कोई भी ऐसी चीज़, इंसेंटिव मतलब मोटिवेटर, सिंपल सी बात है। इंसेंटिव का मतलब क्या है, ये जो टर्म है ना इंसेंटिव, ठीक है, इंसेंटिव का मतलब ही क्या होता है, मोटिवेटर। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेट करे वो इंसेंटिव है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली मोटिवेट हो, मतलब आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग होते हैं जिनको मतलब और भी चीज़ें मोटिवेट करती हैं, लाइक आपका पोजीशन हाई होगी, आपकी समाज में, सोसाइटी में इमेज बनेगी, ये सारी चीज़ें भी तो मोटिवेट करती है। पर ये फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो नहीं है। तो इंसेंटिव्स क्या है, बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। इंसेंटिव्स होते क्या है, बेसिकली ऑल मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स, यानी कि मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेंटिव्स बोलते हैं। और ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं, टू मोटिवेट पीपल, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। अब हर एम्प्लॉय की नीड्स क्या है, डिफरेंट होते हैं। सबको पैसे की भूख नहीं है। तो कुछ क्या करते हैं, अपनी मतलब किसी की नीड्स मनी से सेटिस्फाई होती हैं, किसी की नहीं हो पाती हैं। तो इसी बेसिस पर हमने क्या किया है, इंसेंटिव्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। समझ आया। अब फाइनेंशियल क्या होता है, ऑब्वियसली जो पैसे से रिलेटेड होते हैं। ऑल दोज इंसेंटिव्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि मनी हमारी लाइफ में देखो मेजर रोल प्ले करता है। भले ही हम बोलें कि पैसे से ये प्यास नहीं मिट सकती, भूख नहीं मिट सकती और ये वो, बट स्टिल पैसा इज़ एवरीथिंग आज के टाइम पे। तो क्या होता है, मनी क्या करता है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इन सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ अ पर्सन टू ऑब्टेन अ सोशल पोजीशन इन पावर। और मॉनिटरी इंसेंटिव्स जो होते हैं वो मोटिवेट करने के लिए, लोगों की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसी तरह नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स क्या होते हैं, जो कि मेजर नहीं किए जा सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। क्योंकि सारी नीड्स पैसे से फुलफिल नहीं हो सकती हैं। कुछ साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं मोटिवेशन प्रोवाइड करने में। जैसे कि अब अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है, उसको बनना है आईएएस, उसका ड्रीम है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको पैसे ही कमाने हैं आईएएस बन के, नहीं। वो उसका फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, फाइनेंशियल मोटिवेटर नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उसके मम्मी पापा का सपना हो कि वो भाई आईएएस बने, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लाइक कुछ इमोशनल और सोशल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं इन सब के पीछे। तो ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हैं। अब एक एक करके हम दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें आते क्या क्या है, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में और नॉन फाइनेंशियल में। देखो फाइनेंशियल में क्या आ जाता है, पे एंड अलाउंसेस,
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पर्क्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंशियल में। किसमें? फाइनेंशियल में। अब आती है बात नॉन फाइनेंशियल की, उसमें आता है स्टेटस, जो कि नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। स्टेटस चाहिए अपने को, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब एनरिचमेंट, आपका एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन फाइनेंशियल में। अब क्या क्या है ये चीज़ें, एक एक करके फटाफट पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आता है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस मतलब बेसिकली सैलरी और उसके अलावा आपको क्या क्या अलाउंसेस मिल रहा है, लाइक हाउस रेंट मिलता है अपने को, और डियरनेस अलाउंसेस मिलते हैं। बेसिक पे तो अपने को मिलता ही है जो हमारी हाथ सैलरी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमको मोटिवेट करती हैं, अरे भाई सैलरी इतनी है, अब हम खूब, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी, ये सब, तो हम क्यों इनके पीछे भाग रहे हैं, लोग क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इनमें सैलरी वगैरह अच्छी है, तो इसीलिए लोग इनके पीछे भागते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में पे हाइक्स और इंक्रीमेंट्स, ये क्या होते हैं, कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं किसी भी इंसान को। फिर आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड मतलब क्या हुआ, वेज को, वेज मतलब सैलरी, तो सैलरी को प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया है। ये समझ लो कि बेसिकली जो जितना अच्छा काम करेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करेगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, उसको उतनी सैलरी मिलेगी। तो ऑब्वियसली लोग मोटिवेट होंगे ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट लगा के अच्छे से अच्छा काम करके दें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। तो इसमें बिजनेस का भी फ़ायदा है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी, और आपके स्टाफ का भी फ़ायदा है। तो कुल मिला के होता है कि वेज प्लान्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसे प्लान्स अडॉप्ट कर लेती हैं जो कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो, ऐसे वेजेस देंगी। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, जिससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो और उनको हायर वेजेस मिलेंगी। और वही अगर कोई इनएफिशिएंट वर्कर है तो उसको कम वेजेस मिलेंगी, तो वो इनएफिशिएंट वर्कर जो है वो भी मोटिवेट होगा कि भाई अब नेक्स्ट टाइम मैं भी बढ़िया काम करूंगा, उसको तो ज़्यादा सैलरी मिली है। तो वेज से प्रोडक्टिविटी को लिंक कर दिया है। फिर आता है बोनस। बोनस क्या है, वन टाइम रिवॉर्ड है। कैसा है, वन टाइम रिवॉर्ड मतलब जैसे न्यू ईयर पे मिला, फेस्टिव सीजन पे मिला, अभी दिवाली थी, सबको बोनस मिलता है। अगर आपकी घर में कोई भी कमाता है, पापा वगैरह, भैया, दीदी, सब लोग, तो क्या है, उनको भी बोनस मिला होगा। तो बेसिकली ये यही है कि हम और ज़्यादा बेटर मतलब परफॉर्म करें। फिर आते हैं पर्क्स। अब पर्क्स क्या होते हैं, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे और फ्री हॉस्पिटल अलाउंस देंगे, और क्या हो सकता है, फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और हर साल एक ट्रिप मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, ये भी हमको मोटिवेट करती हैं। ये सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, सारे फाइनेंशियल हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, अब देखो कि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ, ये नहीं कि वो सारा खुद ही रख ले, एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करें, प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट अर्नड बाय अ कंपनी विद एम्प्लॉयज़, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय अ कंपनी विद एम्प्लॉयज़, तो यही होता है। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ और जो आपका मैनेजमेंट है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपने आप को एक फैमिली लाइक, मतलब उनको ऐसा लगेगा ना ये हमारा घर ही है, ये लोग भी हमारे लिए कुछ सोचते हैं, ऐसा नहीं कि बस रगड़ रगड़ के काम करवा रहे हैं। तो इससे भी वो लोग मोटिवेट होते हैं। फिर आता है स्टॉक ऑप्शंस। अब इसमें क्या है, जो कंपनी है ना, वो अपने स्टाफ को, अपने ही एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देती है कि वो उस कंपनी के शेयर्स खरीदे जो कि उसको सस्ते में मिलेंगे। अगर वो वैसे खरीदेंगे तो क्या होगा, उनको मार्केट प्राइस पे खरीदने पड़ेंगे, पर अब उनको मार्केट प्राइस से सस्ते में मिल रहे हैं, जिससे कि बाद में जब भी वो उनको सेल आउट करते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो बेसिकली ये जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ अवेयरनेस दैट ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसको कम में मिल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें, राइट। फिर आते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये आपको पता ही है, लाइक पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सारी चीज़ें जो कि और उनको मोटिवेट करती हैं। वो अब आजकल लोग सरकारी नौकरी की तरफ क्यों भाग रहे हैं, उन्हें पता है सरकारी नौकरी में पेंशन मिलती है, जो कि अब वो भी बंद होने वाली है, पर उन्हें पता है कि भाई पेंशन मिलेगी, इसीलिए। तो ये सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। अब बात आती है नॉन फाइनेंशियल की, तो देखो नॉन फाइनेंशियल में क्या हो सकता है, सबसे पहले आपका स्टेटस, कि भाई एक स्टेटस होगा। अब हर किसी का सपना ये है आईएएस बनना, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। तो वो क्यों बनना चाहता है, जरूरी नहीं कि आईएएस की सैलरी बहुत अच्छी है, वो एक स्टेटस चाहता है, भाई यूपीएससी क्लियर कर लिया ना, एक अलग ही रुतबा होगा, होता भी है। तो बहुत सारी चीज़ होती है। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी एक बहुत बढ़िया स्टेटस है, बहुत बढ़िया पोजीशन है, ऑब्वियसली आपको एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि आपको मोटिवेट करती है, ठीक है। जैसे कि कॉस्टली फर्नीचर, वेल फर्निश्ड एसी केबिन्स, कार, आपको एक अलग से वेल फर्निश्ड हाउस मिलेगा, आपके ड्राइवर्स, गार्ड्स, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये स्टेटस है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, अगर क्लाइमेट बहुत अच्छा है
उससे भी आप मोटिवेट होते हो काम करने के लिए। जैसे कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, आपको कितनी ऑटोनॉमी मिल रही है खुद से काम करने की। ये नहीं कि बस प्रेशर के अंदर काम करो, खुद अपना डिसीजन लो, ये सारी चीज़ें। रिवॉर्ड ओरिएंटेशन करो, ओपन कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीज़ें भी तो मोटिवेट करती हैं कि भाई हम तो खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमको मोटिवेट करता है कि हम और बढ़िया से बढ़िया काम करें। फिर आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन आपके करियर में और एडवांस बना रही है, जैसे कि आपका प्रमोशन किया या फिर आपको ट्रेनिंग पर भेजा और आपकी स्किल्स को नरिश करने के लिए, ये सारी चीज़ें वो आप पर मेहनत कर रही है, आप पर खर्चा कर रही है, आपको दिख रहा है कि भाई वो मेरे में सुधार लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एनकरेज करती हैं एम्प्लॉयज़ को टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे कि अब आप एक काम करते हो, अब आपसे एक ही काम ना, रूटीन वर्क ना करा के बहुत अलग अलग तरीके के काम कराएं, जिससे आप नई चीज़ें सीखो। और फिर एक, क्योंकि देखो रूटीन काम करते हैं ना तो हम हमेशा बोर होते हैं, ये है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे डेफिनेटली बोर होगे। इसीलिए सब्जेक्ट्स भी हमें स्विच करते रहना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ा करो, एक मतलब पढ़ते जा रहे हो, भले ही उसमें इंटरेस्ट आ रहा है पर बाकी सब पर ध्यान दो। इसी तरह क्या होता है, अगर वो बहुत अलग अलग वेराइटी का काम करते हैं तो इससे क्या होता है, वर्क जो है वो चैलेंजिंग होने लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है, वो नई चीज़ें सीखते हैं, उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, रिकॉग्निशन मिलता है कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। और उनको भी, एम्प्लॉयज़ को भी अपनी स्किल्स का अंदाजा होगा कि भाई हम, हाँ अच्छा ये इसमें भी अच्छे हैं, हम ये भी काम कर सकते हैं। तो इससे क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है और मोटिवेशन होता है लोगों का, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज करती हैं। जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कौन है, और आप मतलब न्यू कमर जो है आपका, उसका अवार्ड किसको मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स होते हैं। तो लोगों को प्रेज़ करने के लिए, लोगों के काम को प्रेज़ करने के लिए, एम्प्लॉयज़ के काम को अप्रिशिएट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, जिससे कि लोग, उनको पता चलता है कि भाई मेरे को रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग मुझे पहचान रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है और मेरे को रगड़ा जा रहा है, मेरे काम की और तारीफ हो रही है, लोग मुझे पहचानते हैं, तो वो भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स मिल गए, उनको मोमेंटोज मिल गए, और डिस्प्लेइंग एम्प्लॉयज़ अचीवमेंट्स, एम्प्लॉय के अचीवमेंट्स, जैसे होता है ना आपकी फेम ऑफ वॉल, सॉरी वॉल ऑफ फेम, नॉट फेम ऑफ वॉल, वॉल ऑफ फेम होती है, उस पर लगाया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। ये सारे नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। लास्ट आपका आता है जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अब जॉब सिक्योरिटी क्या है, मतलब आपकी जॉब सिक्योर हो, सिंपल सी बात है। ये नहीं कि मतलब कभी भी आपको जॉब खत्म हो, जॉब लॉस होने का खतरा हो, थ्रेट हो। आपकी जॉब स्टेबल हो, स्टेबल। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें, हम सुनते हैं कि क्या होता है, लोग सरकारी नौकरी की तरफ खूब भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब स्टेबल है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, पर फिर भी प्राइवेट में भी लोग खूब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत है यार। मतलब ये समझ लो 2-2, 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए तक महीने के कमाते हैं लोग। प्राइवेट में पैसा बहुत है, तो जो लोग फाइनेंशियली उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये काम कर रहा है, तो वो उसकी तरफ भाग रहे हैं। पर जिनके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि ये जॉब सिक्योरिटी, तो वो सरकारी की तरफ भागते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सम पीपल्स गवर्नमेंट सर्विस, ड्यू टू दिस रीजन सम पीपल चूज गवर्नमेंट सर्विस एज कम्पेयर टू प्राइवेट सर्विस, जस्ट अभी जो मैंने बताया। फिर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन तो हो गया कि भाई सब पहचान रहे हैं, पर जो भी कंपनी डिसीजन ले रही है या काम कर रही है, प्रोजेक्ट्स नए अडॉप्ट कर रही है, कोई प्लान लॉन्च कर रही है, प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उनकी सलाह लें, उनसे कंसल्ट करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझें, उनके आइडियाज़ लें, डिस्कस करें। तो एम्प्लॉय को भी फील होता है कि यार हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं इस कंपनी का, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। मैं वही नहीं कि बस आया 9 to 5 जॉब करके चला गया पैसे लेकर के, नहीं। उनको पता चलता है कि जब उनसे सजेशंस लिए जाते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके जो आइडियाज़ हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं थोड़ी सी, और ऐसे ही नहीं है वगैरह कोई भी। तो इससे साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स क्या होते हैं, ये मोटिवेशन वाले आपके एलिमेंट के अंदर था। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस और आते हैं। देखो डिफरेंसेस क्या है, बेसिकली वही है जस्ट अभी जो हमने पढ़ा। ये है आपका फाइनेंशियल, ये है आपका नॉन फाइनेंशियल। सबसे पहले आता है मीनिंग। अब मीनिंग क्या है, इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वो फाइनेंशियल है, और जो कि नहीं कैलकुलेट किए जा सकते वो है नॉन फाइनेंशियल। ये क्या है, सूटेबल फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। ये ज़रूर याद रखना है, पूछा जा सकता है लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए कौन से इंसेंटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सूटेबल होते हैं, फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल। देखो जो लोअर लेवल है, यानी कि ऑब्वियसली उनकी सैलरी कम होगी, तो वो चाहेंगे कि भाई हमारी सैलरी बढ़े,
प्रमोशन हो हमारा, हमको और ज़्यादा अलाउंसेस मिले, हमको बोनस मिले, होता है ना, तो उनके लिए तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सूटेबल होंगे। पर जो नॉन फाइनेंशियल है वो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए, क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत ऊपर पहुंच चुके, तो अब उनको बस स्टेटस चाहिए, अपना जॉब स्टेबल चाहिए, और उनको चाहिए कि हमारे पास एक अच्छा और हम ग्रो करें, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली तो वो स्टेबल हैं ही ना ऑलरेडी, वो नीचे से ऊपर आए हैं, तो उनको पैसे की तो टेंशन ही नहीं है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनके लिए सूटेबल रहेंगे। फिर आता है ये वही कि ये दे सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स, लोअर लेवल नीड्स को वो सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि आपका हमने नीड्स पढ़ी थी ना अभी, सबसे पहले आपकी कौन सी थी? साइकोलॉजिकल नीड्स हो गए, वो उसको ये क्या करते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स को, सोशल नीड्स को। ये किसको करते हैं? ये भी साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है इसमें क्या आ जाता है? बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारी चीज़ें, स्टॉक ऑप्शंस, पर्क्स, बोनस, ये सारी चीज़ें, अलाउंसेस। यहाँ पे स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब स्टेबिलिटी, ये सब आ जाता है। तो ये इसके डिफरेंसेस हो गए दोनों के बीच। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड एलिमेंट आता है, वो है डायरेक्टिंग। तो हमने क्या पढ़ा था? कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई हमारे पास? हमारे पास थे 4 एलिमेंट्स, जिसमें से हम कितने कर चुके हैं? हमने सुपरविजन कर लिया, हमने मोटिवेशन कर लिया, अब हमारे पास ये 2 बचते हैं। आज की वीडियो में शायद लीडरशिप ही हो पाएगा, क्योंकि अपने आप में वास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन कर लेंगे, जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे। यही 2 टॉपिक्स हमारे पास बचते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आता है लीडरशिप में क्या, लीडरशिप का मीनिंग, इंपॉर्टेंस वगैरह, यही सारी चीज़ें। तो देखो लीडरशिप होता क्या है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप, अपने बिहेवियर से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हो, किस चीज़ के लिए? जिससे कि हम इकट्ठे होकर के गोल को अचीव कर सके, राइट। तो वही होता है लीडर, और मतलब वही होती है लीडरशिप, और जो ये सब करता है वो कहलाता है लीडर। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज नोन एज लीडरशिप। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के लीडर कौन है भाई? रोहित शर्मा। तो वो क्या है? लीडर हैं, और वो अपने बिहेवियर से सबको इन्फ्लुएंस करते हैं, और मतलब कन्विंस करते हैं, उनको ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम सब मिलकर के क्या करें, अपनी टीम का गोल पूरा करें। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मतलब कल से ऐसा हो गया, सन्नाटा सा छा गया भाई, इंडिया हार गई है, दिल से दुख हो रहा है इस बार तो अब यहाँ पे क्या है, लीडरशिप होता क्या है ये समझ आ गया। इसमें क्या है? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस हों अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, और उनको मोटिवेट करें जिससे कि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। फिर इसको लीडर कहते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी पॉजेस करता है उसे लीडर कहते हैं, और ये सारी इसकी डेफिनेशन है, ये आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद आता है फीचर्स। अब फीचर्स क्या क्या है, फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फीचर आता है हमारे पास एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा। रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच का रिश्ता। ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर में चेंज लाना, उनको इन्फ्लुएंस करना, ये उसका फीचर है। एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप क्वालिटी, मतलब लीडरशिप ये वाली जो प्रोसेस है ये क्यों की जाती है, जिससे कि हम हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल को हम अचीव कर सकें। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है बीच में रुक गए कि भाई लीडर भाग गया, या मतलब उसने गाइड करना बंद कर दिया, उसने इन्फ्लुएंस करना बंद कर दिया, उसने लोगों को सुपरवाइज करना बंद कर दिया, नहीं। लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और साथ ही साथ अथॉरिटी बेस्ड प्रोसेस है। एक अथॉरिटी होती है, एक आपकी पोजीशन है, आप बाकियों से अलग हो, आप थोड़े से ऊपर हो, आपका काम है सब कुछ करना, आपके हाथ में अथॉरिटी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो अथॉरिटी बेस्ड प्रोसेस है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि इसके क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि भाई देखो जो लीडर होता है ना, वो हमारे लोगों को सबको इंस्पायर करता है, ठीक है। इंस्पायर करता है कि नहीं भाई, रोहित शर्मा हमको इंस्पायर करते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमको प्रोवाइड करते हैं सबको, ठीक है। हालांकि बहुत ही वो खुद ही ज़्यादा इमोशनल है, कल से वो मेरे दिमाग में बार बार रह रहे कि वही आ रहा है उनकी वो फोटो जो रोते हुए, ओ माई गॉड, ठीक है। हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है लीडरशिप वाली क्वालिटी, ठीक है। ये हो गया। हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अब होता है ना जैसे टीम में किसी से लड़ाई हो गई, आपस में 2 प्लेयर्स की लड़ाई हो गई, या फिर किसी की भी लड़ाई हो गई, तो वो क्या है, लीडर आ जाएगा, भाई आ जाओ तुम सुलझाओ, ये होता है, तो वो इजीली कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सबका डेवलपमेंट होता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस और फीचर्स हो गए। अब बात आती है लीडरशिप स्टाइल्स की। लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती हैं, एक सेकेंड में चार्जर लगा लूँ। लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। अब देखो लीडरशिप स्टाइल है क्या, मतलब लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है ना, देखो लीडर ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट खड़ूस होगा,
कुछ कुछ होते हैं जैसे कि हिटलर, वो एकदम स्ट्रिक्ट और एकदम खड़ूस वाला एक स्ट्रिंजेंट सा लीडर था। पर सब लोग ऐसे नहीं होते हैं ना, कुछ लीडर बहुत कूल एकदम होते हैं, जैसे धोनी थे एकदम क्या बोलते हैं उनको, कैप्टन कूल, राइट। तो अलग अलग स्टाइल होती है लीडरशिप की। तो बिहेवियर पैटर्न विच इज रिफ्लेक्टेड बाय अ लीडर, मतलब उस लीडर में कैसा बिहेवियर का पैटर्न है उसका, उससे डिसाइड होता है कि लीडरशिप स्टाइल क्या है, वो किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल पोजेस करता है। अब इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फिलॉसफी, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ लीडर। अब वो लीडर कौन सा वैल्यू सिस्टम फॉलो करता है, उसका क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसने एक्सपीरियंस किया हो कि भाई मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत एकदम बांध के रखते थे ये वो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा डेफिनेटली। पर उसके घर में ही या फिर उसके आसपास उसके सराउंडिंग्स में उसने देखा है बहुत कूल और चिल काम सा माहौल, तो वो भी कूल कैप्टन की तरह रहेगा। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों पर बेस्ड करता है। द टाइप ऑफ फॉलोअर्स एंड द एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट द लीडरशिप स्टाइल। क्या क्या चीज़ें, टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स कैसे, अब फॉलोअर्स ही एकदम ढीठ और निकम्मे है तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एंड द एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग, एटमॉस्फेयर कैसा है, किसी टाइम पे स्ट्रिक्ट होना है, किसी टाइम पे कूल रहना है, तो ये सब भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अब बात आती है लीडरशिप स्टाइल कितनी तरीके की होती है, तो 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला ऑटोक्रेटिक, ये नहीं यूज़ करना है। सबसे पहला आता है हमारे पास ऑटोक्रेटिक, फिर आता है पार्टिसिपेटेड और फिर आता है फ्री रिन। क्या है? ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटेड, फ्री रिन। ऑटोक्रेटिक मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, एकदम दुष्ट, हिटलर जैसा। ऑटोक्रेटिक मतलब हिटलर याद रखो, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं? अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा जोर जमाने वाला, अपनी अपनी चलाने वाला, तानाशाह, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव या फिर ऑटोक्रेटिक, हिटलर, ओके। फिर आता है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। कौन कौन सा? पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। पार्टिसिपेट कर रहा है, सबको पार्टिसिपेट करने दे रहा है। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक का मतलब समझ आता है, हमारी इंडिया क्या है, डेमोक्रेसी है, मतलब यहाँ लोगों की भी चलती है, नेता की भी चलती है, तो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों मिलजुल करके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई अपनी अपनी चला रहा है चाइना की तरह, नहीं ना। तो ये क्या है? डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव है। फ्री रेन या फिर लेजिस फेयर, यहाँ पे क्या है, लीडर ने सब कुछ उसी पे ही छोड़ दिया है बिल्कुल ही, कि भाई तुम ही कर लो सारा काम खुद से। तो एक तो है कि लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अपनी अपनी चलाता है। दूसरा है कि लीडर एकदम कूल है, वो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है। और तीसरा है हमारे पास जो मिलजुल कर काम कर रहा है, दोनों के बीच का, और यही ज़्यादा फॉलो किया जाना चाहिए। आप आगे जाके पढ़ोगे और समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अब एक एक करके हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या है, देखो, अंडर विच अ लीडर सेंट्रलाइजेस ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स एंड एक्सरसाइजेस फुल कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। यानी कि ऐसी लीडरशिप को स्टाइल जिसमें क्या होता है, लीडर सब कुछ सेंट्रलाइज कर देता है। सेंट्रलाइज मतलब कि भाई सब कुछ मेरी मुट्ठी में रहेगा, मेरे पास ही रहेगा, मैं जो कहूँगा वही वही होगा, और सारी एक्सरसाइज उसके फुल कंट्रोल में रहेंगी। सारे सबऑर्डिनेट्स उसका काम करेंगे, उसको झेलेंगे, उसका प्रेशर झेलेंगे, तो वो अपनी अपनी ही चलाएगा। वही हमारा कहलाता है ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, राइट। दिस लीडर हियर गिव्स ऑर्डर्स एंड मेक श्योर दैट दे आर ओबेड। वो क्या करेगा, सिर्फ ऑर्डर ही ऑर्डर देगा, वो मतलब देखेगा कि भाई मेरे रूल्स का कोई पालन कर रहा है कि नहीं, मेरी बात कोई मान रहा है कि नहीं, तो स्ट्रिक्ट उनको पनिशमेंट मिलेगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इफ सैम असाइंस वर्क एंड गिव्स ऑर्डर्स टू कंप्लीट द वर्क एज पर हिज डिस्क्रिशन, मतलब उसी के जैसे उसने बोला है वैसे वैसे अगर करना है, विदाउट कंसल्टिंग हिज सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट ही नहीं करता है, खुद ही अपना सारी पावर्स उसी के हाथ में, सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ, तो वो उसने ऑर्डर दे दिए ये काम करना है और अपने सबऑर्डिनेट से पूछा भी नहीं, तो ये एक ऑटोक्रेटिक लीडर है। उसे नहीं मतलब है कि भाई वो अगर ओवर टाइम कर रहे हैं, अगर कोई बीमार है, कोई मर रहे हैं, नहीं, उसने जो कह दिया वही होगा। तो ये होता है अथॉरिटेटिव या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। और क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ पे क्या है, पॉलिसीज और प्लान्स जो बनाए जाते हैं वो विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स, उनसे कंसल्ट ही नहीं किया जाता, उनसे पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। द एम्प्लॉयज आर नॉट गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान्स, आगे के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्स आर गिवन एंड टास्क्स आर असाइंड, द सबऑर्डिनेट्स आर नॉट गिवन द फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द लीडर। उनको इतनी फ्रीडम ही नहीं दी जाती कि वो चूं भी करें, वो कुछ भी बोले। जैसे टीचर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, आए उन्होंने बोला आज आपका टेस्ट है और आपको ये करना ही है फलाना फलाना। अब कुछ टीचर्स तो होंगे जो मान जाएंगे और अगर बच्चे कहेंगे नहीं सर आज मत लो ये वो, पर कुछ एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ भी नहीं, उन्हें मतलब नहीं है कोई बच्चा बीमार है या कुछ भी है, उन्हें टेस्ट से मतलब है। तो वही, तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है, बॉसिंग पीपल अराउंड, मतलब अपनी धौंस जमाना, बेसिकली ये धौंस जमाने वाला है। यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं होता बिल्कुल भी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ का, कोई इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उनको कंपेल किया जाता है कि वो सारे ऑर्डर्स को फॉलो करें अंडर द थ्रेट ऑफ पेनल्टीज एंड
पनिशमेंट मिलेगी वगैरह वगैरह। और क्योंकि उनके पास लैक ऑफ फ्रीडम होती है, उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी जाती और पेनल्टीज और पनिशमेंट का धमकी दी जाती है, तो सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो किससे सफ़र करते हैं? ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनका मोराल लो हो जाएगा, चिड़चिड़ हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, वो मन से काम नहीं करेंगे फिर, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, लैक इनिशिएटिव एंड बिकम येस मैन बन जाएंगे। येस मैन मतलब जी सर, हाँ जी, ओके, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये वाली जो लीडरशिप स्टाइल है वो ज़्यादा यूज़ नहीं की जानी चाहिए, रेयरली यूज़ की जानी चाहिए, ये ज़्यादातर मिलिट्री में यूज़ की जाती है और इसे हम डायरेक्टिव स्टाइल भी बोलते हैं, डायरेक्टिव, ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टिसिपेटिव, इसे हम 3rd नंबर पर पढ़ेंगे। पहले हम फ्री रेन पढ़ते हैं। फ्री रेन में क्या है? फ्री, लीडर ने छोड़ दिया, आराम से खूब मौज करो, ठीक है। द लीडरशिप स्टाइल अंडर विच अ लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबॉर्डिनेट्स, उसमें बिल्कुल फ्रीडम नहीं थी, इसमें एग्जैक्ट मतलब ऑपोजिट है, इसमें खूब ही फ्रीडम है, ठीक है। तो इसे हम फ्री रेन या फिर लेसेस फेयर बोलते हैं। जैसे कि सीतारमन गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग गोल्स एंड डिवाइजिंग प्लान्स टू द सबॉर्डिनेट्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को ही बोल दिया कि भाई तुम अपने आप से प्लान बना लो, आज क्या करना है क्या नहीं करना है, करो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे वो कौन सी लीडरशिप प्रैक्टिस कर रहा है? फ्री रेन वाली। अब यहाँ पे क्या होता है? द लीडर डिपेंड्स ऑन द ग्रुप, ये जो यहाँ पे लीडर होता है ना वो खुद से कुछ नहीं करेगा, सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिपेंड करता है ग्रुप पर। किसके लिए? फॉर सेटिंग गोल्स एंड डिवाइजिंग प्लान्स टू अचीव सच गोल्स। और वहाँ पे क्या था? सबॉर्डिनेट से कंसल्ट भी नहीं किया जाता, उन्हें बताया भी नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता, पर यहाँ पे तो उन्हीं पे ही छोड़ दिया है सब कुछ। इट कैन बी सेड दैट द स्टाइल इज मोर ऑफ अ नॉन लीडरशिप स्टाइल, ये ज़्यादातर नॉन, इसको मतलब आप खुद सोचना यहाँ पे लीडर का फिर काम ही क्या है जब उसने सब कुछ सबॉर्डिनेट पर छोड़ दिया। इट इज़ मोर ऑफ अ नॉन लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लीडर एक्ट्स एज एन अंपायर एंड डेलीगेट्स द एंटायर अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू सबॉर्डिनेट्स, वो सिर्फ अंपायर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है? ग्रुप मेंबर्स अपनी चॉइस, अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से काम करते हैं और वो एक कॉन्टैक्ट मैन की तरह काम करेगा, सिर्फ लीडर मैन जो चाहिए होगा बता दिया वगैरह वगैरह, एंड कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, और उनके लिए बस रिसोर्सेज वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन लाके दे देगा, करना सब कुछ सबॉर्डिनेट्स को है। तो इसे हम लेजर फेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, यानी कि कहीं से कोई इंटरफेरेंस ना हो रहा हो, लेसेस ये सब बेकार है, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा? लीडरशिप 3rd वाला। मैंने ऑटोक्रेटिक पढ़ लिया, जिसको हम अथॉरिटेटिव या फिर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। फिर हमने फ्री रेन और लेजर फेयर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 2nd वाला, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, जो कि दोनों के बीच का सा है। तो पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक में क्या होता है? लीडर कंसल्ट करता है सबॉर्डिनेट से इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इनकरेजेस देम टू गिव सजेशंस इन सेटिंग गोल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो अब तीनों को कंपेयर करके सोचो, पहला वाला जो था ऑटोक्रेटिक, उसमें तो पूछना ही नहीं है सबॉर्डिनेट से, ना उन्हें कुछ बताना है, ठीक है। लेजर फेयर जो था उसमें सब कुछ उन्हीं पर ही छोड़ दिया है, उनको लीडर को कोई लेना देना ही नहीं है। और तीसरा ये वाला जो है, इसमें लीडर को भी लेना देना है, सबॉर्डिनेट्स को भी लेना देना है, दोनों का मिला जुला एक वो है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है? सबॉर्डिनेट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता है सारी प्रोसेसेस में, और जो भी वो काम कर रहे हैं मतलब सजेशंस वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल, सत्यम इज डिस्कसिंग द वर्क एंड टेकिंग डिसीजंस टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे वो सजेशंस ले रहा है, डिस्कस कर रहा है। यहीं अगर मैं बोलती कि लीडर कुछ नहीं बता रहा है, उनसे कंसल्ट नहीं कर रहा है, तो ये हो जाता है ऑटोक्रेटिक। और अगर मैं बोलती कि लीडर ने सब कुछ उसी पर ही छोड़ दिया है, ही डिपेंड्स ऑन द सबॉर्डिनेट्स, तो वो हो जाता है आपका फ्री रेन वाला, राइट। अब इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अंडर द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल ऑर्डर्स आर गिवन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द सबॉर्डिनेट्स, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही ऑर्डर्स देगा वो, ठीक है। और एनी प्लान्स और पॉलिसीज आर कैरिड फॉरवर्ड ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट, जब सबॉर्डिनेट मान जाएंगे कि ठीक है भाई ये प्लान सही है, वो सब ने हाँ कर दी, ठीक है, सबकी मंजूरी ज़रूरी है यहाँ पर, तभी वो आगे उस प्लान को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? इस स्टाइल में कॉन्फिडेंस है, कोऑपरेशन है, लॉयल्टी है, इनिशिएटिव है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, वो सोचेंगे भाई हमें भी शामिल किया जा रहा है, कोऑपरेट करके काम करेंगे, लॉयल्टी होगी और इनिशिएट करेंगे, वो बढ़ चढ़ के काम करेंगे और इससे उनका मोराल भी बूस्ट होता है। सबॉर्डिनेट्स आर नेवर आस्क्ड टू डू थिंग्स विदाउट वर्किंग आउट लॉन्ग टर्म प्लान्स, मतलब उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं किया जाता। सबॉर्डिनेट्स बिकम पार्ट ऑफ द टीम, पार्ट बन गए हैं एक, और लीडर को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो तीनों चीज़ें समझ आ गई, तीनों तरीके के क्या हैं। अब इन तीनों के डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव और डायरेक्टिव, 3 नाम थे। फिर हमने पढ़ा लेजर फेयर, तीसरा वाला जो था, जिसको हम फ्री रेन नाम से भी जानते हैं, और ये है डेमोक्रेटिक, जिसे हम पार्टिसिपेटिव नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की देखो अगर मैं बात करूँ तो डिसीजन मेकिंग इसमें सेंट्रलाइज्ड होती है, यानी कि लीडर के हाथ में है सब कुछ। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसी होती है? लेजर फेयर में
एंटायर अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू सबऑर्डिनेट, सब सबऑर्डिनेट्स के हाथ में। और यहाँ पे क्या होता है, कंसल्ट किया जाता है सबऑर्डिनेट से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का डेलीगेशन। यहाँ पे लिटिल और नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट्स को कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती। यहाँ पे मॉडरेट दी जाती है, मतलब उनका भी तो रोल है ना, वो पार्टिसिपेट करे तो थोड़ी बहुत अथॉरिटी उनकी भी है। और यहाँ पे फुल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है, पूरी अथॉरिटी उन्हीं की है, लीडर को कोई लेना देना ही नहीं है। फिर आता है डिग्री ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन की डिग्री, यहाँ पे क्लोज सुपरविजन होता है, यहाँ पे मॉडरेट होता है, यहाँ पे लिटिल और नो सुपरविजन। क्यों, मतलब लीडर कितना सुपरवाइज कर रहा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो क्लोज सुपरविजन होगा अथॉरिटेटिव में, क्योंकि सारी जिम्मेदारी, सारी अथॉरिटी, मतलब धौंस तो कौन जमा रहा है, लीडर, तो वो एकदम क्लोजली सुपरवाइज करेगा। यहाँ पे मॉडरेट होगा क्योंकि सब मिलके काम कर रहे हैं, लीडर भी और बाकी मेंबर्स भी। यहाँ पे तो कोई सुपरविजन होते ही नहीं, लीडर को कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है एम्प्लॉयज़ का मोराल, यहाँ पे लो मोराल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे हाई मोराल होगा क्योंकि उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और वो बहुत अच्छा कोऑपरेटिव तरीके से, मतलब कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। उनके पास एक सेंस ऑफ ओनरशिप है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। और यहाँ पे इसका मोराल वेरी करता है। अब वो सोचेगा कभी यार अपन का लीडर तो ध्यान ही नहीं देता है, हम क्या करेंगे ये वो, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब गाइडेंस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आता है फिर इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस इन शॉर्ट रन डिसीजन, यहाँ पे शॉर्ट रन डिसीजंस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहती है। यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही इफेक्टिवनेस रहती है और यहाँ पे वेरी करती है, ठीक है, ये अलग ही चलेगा लेजर। फिर आता है अप्रोच टू वर्क, वर्क की तरफ अप्रोच, मतलब वर्क की तरफ का ध्यान वगैरह। तो लीडर मेक्स यूज ऑफ अ नेगेटिव अप्रोच, यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच यूज करता है, जैसे पनिशमेंट देगा, पेनाल्टी देगा, काम नहीं किया किसी ने, कंप्लीट नहीं किया तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव अप्रोच यूज करेगा वो, जैसे रिवॉर्ड्स वगैरह देगा। यहाँ पे दोनों ही यूज होते हैं, ठीक नहीं, दोनों यूज नहीं होते, कुछ यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लीडर का इतना ध्यान ही नहीं है, लीडर बिल्कुल ही निकम्मा नल्ला है। फिर आता है सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी मतलब सूटेबल व्हेन देयर इज लिटिल और नो टाइम फॉर ग्रुप डिसीजंस और व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर इनकॉम्पिटेंट एंड इनएक्सपीरियंस। अब देखो कोई सबऑर्डिनेट्स बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हैं, नए नए आए हैं, तो उनसे क्या ही सलाह लोगे और उनको क्या ही इन्वॉल्व करोगे। तो उस टाइम पे ये वाली स्टाइल, अथॉरिटेटिव स्टाइल यूज़ की जाती है। बस उन्हें बताओ, वो नए नए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको बताओ कि तुम्हें ये काम करना है, तो ये अथॉरिटेटिव स्टाइल हो गया। यहाँ पे क्या है, व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट, not incompetent, competent and experienced and can participate in decision making process। तो अब उनको अगर कुछ आता है वो अपने सलाह दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए डेमोक्रेटिक स्टाइल वहाँ पे फॉलो किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर हाईली कॉम्पिटेंट, स्किल्ड एंड एक्सपर्ट। अब होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल उन पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है, राइट, उनको ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी सी हेल्प ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एकदम एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट और स्किल्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो लीडर तो हट ही जाएगा, वो सोचेंगे यार ये खुद ही कर सकता है, तो खुद ही कर लेंगे आराम से, खूब स्किल्ड है, खूब एक्सपीरियंस है इनके पास। तो यहाँ पे ये वाली, उस सिचुएशन में ये वाली आपकी स्टाइल फॉलो की जाती है। तो ये हो गई आपकी लीडरशिप स्टाइल्स। और इसी के साथ मैं सोचती हूँ कि वीडियो हमको ख़त्म कर देना चाहिए, पर नहीं, एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं लास्ट, मैनेजर और लीडर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो आप लोग सोचोगे लीडर मैनेजर ऑलमोस्ट सेम सा लग रहा है, दोनों ही चीज़ें लीड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो सेम हो सकता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैनेजर क्या फोकस करता है, फोकस इज ऑन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कर रहा है, फोकस इज टू सेटिस्फाई बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये जिससे कि उनको अपने गोल्स का रियलाइजेशन हो कि उनके गोल्स क्या हैं, तो वो उनके बिहेवियर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। मैनेजर इन्फ्लुएंस कर रहा है जिससे कि वो गोल्स को अचीव कर सके। यहाँ पे क्या स्कोप है, मैनेजर हमेशा लीडर होता है, मैनेज करेगा, लीड करेगा, तो मैनेजर हमेशा लीडर होता है। पर सारे लीडर मैनेजर नहीं होते हैं, हो सकता है कुछ कुछ नॉन मैनेजर्स भी लीडर हों। जैसे आपका कोई ग्रुप है, ऐसे ही मतलब आप ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, जैसे कि ये समझ लो, हाँ आपकी क्लास का एक वो है, मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर है। अब वो मॉनिटर क्या है, मैनेजर है, वो मैनेजर हमेशा लीडर भी होता है, वो लीड भी करेगा। पर अब आपके भी तो एक ग्रुप होंगे ना, हर क्लास में कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, मतलब हर ग्रुप में 5-6 फ्रेंड्स होते हैं इकट्ठे, उसका भी एक काइंड ऑफ लीडर सा बन जाता है, वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है और वो लीडर है, पर वो मैनेजर नहीं है, मैनेजर तो मॉनिटर ही है ना। तो ये वाली बात। फिर आता है ये कि मैनेजर क्या करता है, सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ही होता है, लीडर फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों में हो सकता है। मैनेजर क्या है, इट हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी, इसके पास क्या है, इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, जो कि किससे अराइज हुई है, ट्रस्ट से, फेथ से, जो कि ग्रुप मेंबर्स ने शो किया।
तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है मैनेजर, लीडर वगैरह के बारे में। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना हो। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डू गिव इट अ लाइक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।